हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 11वीं में अभिक्रिया की एंथैल्पी या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग को पढ़ना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या फिर अभिक्रिया की एंथैल्पी के बारे में। ये रासायनिक ऊष्मागतिकी के अंतर्गत ही आता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें अभिकारक भाग लेते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो जब अभिकारक के मोलों की संख्या जो कि रासायनिक अभिक्रिया में पूरा उपयोग हो जाता है और प्रोडक्ट बनाएगा, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग समीकरण के द्वारा दर्शाते हैं। तो उस रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण के द्वारा दर्शाने पे जो भी रासायनिक परिवर्तन क्रिया के दौरान होता है वही अभिक्रिया की एंथैल्पी कहलाएगा। तो अभिकारक का पूरा मात्रा जब प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा और उसको रासायनिक समीकरण से दर्शाते हैं, तो उस अभिक्रिया के लिए जो भी एंथैल्पी परिवर्तन का मान होगा उसी को हम लोग अभिक्रिया की एंथैल्पी या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। इसे अभिक्रिया की ऊष्मा भी कहते हैं और एंथैल्पी परिवर्तन का जो मान है ऊष्मा परिवर्तन के रूप में मिलता है या दिखाई देता है। उदाहरण के लिए देखेंगे तो जब कार्बन जो सॉलिड अवस्था में या ठोस रूप में रहेगा और ऑक्सीजन जो गैस रूप में रहता है, ये दोनों क्रिया करके बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में, और इसमें जो ऊर्जा परिवर्तन होगा उसका मान रहता है डेल एच। ऊर्जा परिवर्तन जो भी होगा उसको हम लोग एंथैल्पी परिवर्तन बोलेंगे। तो डेल एच बराबर होता है -393.5 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो क्रिया के दौरान यहाँ से ऊष्मा उत्सर्जित होगी और इतनी ही ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होगी। तो उत्सर्जित हो रही है तो यहाँ पे ऊर्जा की कमी होगी, इसलिए डेल एच का मान यहाँ पे ऋणात्मक में आया है। जब अभिक्रिया के एंथैल्पी को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल यहाँ पर बनता है और 1 मोल के लिए 393.5 किलो जूल ऊष्मा मुक्त होती है। माने कि एंथैल्पी परिवर्तन का मान 393.5 किलो जूल यहाँ पे अभिक्रिया की एंथैल्पी पाया जाता है। जब अभिक्रिया की एंथैल्पी निकालेंगे तो उसको डेल एच के रूप में निकालते हैं। तो उसके लिए एक सूत्र है कि जो अभिक्रिया की एंथैल्पी रहती है वह उत्पाद जो भी बनेगा रासायनिक अभिक्रिया में उसकी एंथैल्पी का योग ऋण अभिकारक की एंथैल्पी का योग। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया की एंथैल्पी होता है उसको डेल एच से प्रदर्शित करेंगे, बराबर होता है उत्पाद की एच माने की एंथैल्पी का, ये मोलों की संख्या है, उत्पाद के मोलों की संख्या और उत्पाद की एंथैल्पी का सिग्मा बराबर उसका योग को दर्शाएगा। 2 ठो या 3 ठो प्रोडक्ट बनेगा तो सभी प्रोडक्ट की एंथैल्पी का योग उसकी मोलों की संख्या सहित यहाँ पे लिखेंगे, माइनस क्या हो जाएगा, अभिकारक जो भी लेंगे उसके हर 2 या 3 अभिकारक लिया जाता है या ज्यादा लिया जाएगा, तो हर अभिकारक की एंथैल्पी को उसके मोलों की संख्या Bi मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या सहित लिखेंगे और पूरे अभिकारक की एंथैल्पी का सिग्मा माने कि योग करेंगे। तो दोनों को जब घटाएंगे तो अभिक्रिया की एंथैल्पी का मान आएगा। उदाहरण देखते हैं, एक अभिक्रिया देखते हैं जिसमें मेथेन गैसीय रूप में रहता है CH4 और O2 ऑक्सीजन जो है ये भी गैस रूप में रहेगा। ये दोनों अभिकारक हैं यहाँ पे और ये क्रिया करेंगे और इधर उत्पाद बनाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला C और इसमें का एक O2 मिलकर के CO2 बनता है और इसमें का एक ठो O2 बचा रहता है जो 4 हाइड्रोजन के साथ मिल करके 2H2O बनाएगा। तो यहाँ पे CO2 गैस रूप में रहता है और H2O जो लिक्विड या फिर द्रव रूप में रहेगा।
तो यहाँ पे इस पूरे अभिक्रिया के लिए डेल एच या अभिक्रिया की एंथैल्पी का मान -890.4 किलो जूल पर मोल मिलता है। तो यहाँ भी 890.4 किलो जूल पर मोल मिल रहा है। तो ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तभी यहाँ पे डेल एच का मान ऋणात्मक में आया है, माने कि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। तो इसके लिए जब हम लोग इस रूप में लिखेंगे अभिक्रिया की एंथैल्पी, तो इसी समीकरण को ऐसे लिखते हैं, इसको समझेंगे ध्यान से। डेल एच लिखा है, उसके जगह में हम लोग लिखेंगे डेल आर एच। आर होता है रिएक्शन के लिए, तो अभिक्रिया माने कि रिएक्शन की एंथैल्पी का मान बराबर यहाँ पे उत्पाद की एंथैल्पी का योग लिखा है। तो इधर को देखेंगे, ये दोनों उत्पाद हैं, तो इसके लिए लिखेंगे तो एच एम माने कि इसके मोलों की संख्या, यहाँ पे एक लिख सकते हैं एच एम की जगह में, और क्या हो जाएगा CO2 गैस, तो ये इसके लिए हो गया, प्लस यहाँ पे 2 लिखा है, तो यहाँ पे 2 H2O बना है, इसलिए 2HM और H2O यहाँ पे L, ये उत्पाद के लिए हो गया। यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं उत्पाद को। अब यहाँ पे ऋण चिन्ह आया है, इसके लिए यहाँ पे एक माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब अभिकारक को लिखना है, तो इसके लिए अभिकारक ये दोनों होगा, तो अभिकारक के लिए फिर एक ब्रैकेट ओपन किए और क्या लिखेंगे CH4, यहाँ पे एक ठो है, तो HMCH4G ये हो गया, प्लस यहाँ पे Bi के जगह में 2 है, तो 2 HM और O2G, इसको भी बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर दिए। तो यह हो गया इस समीकरण के लिए अभिक्रिया की एंथैल्पी का मान। अगर इसका मान, इसका मान, इसका मान और इसका मान दिया रहेगा इस प्रकार से अंकों में, तो सबको जोड़ घटाव करके हम लोग डेल आर एच का मान निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की एंथैल्पी का मान निकलेगा। अब आगे देखते हैं एच एम, यहाँ पे जो लिखा हुआ है एच एम ये मोलर एंथैल्पी को प्रदर्शित करता है। तो मोलर एंथैल्पी कब कहलाएगा, जब 1 मोल के लिए निकालेंगे तो वह मोलर एंथैल्पी कहलाएगा। तो यहाँ पे एच एम इसलिए लिखा है क्योंकि इन सब के 1-1 मोल को यहाँ पे लिया जाता है, इसलिए एच एम लिखा है। और रासायनिक अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन का उद्गम होता है। अब देखेंगे अभिक्रिया की एंथैल्पी, अभी जो देखे डेल एच, उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो किसी भी अभिक्रिया की जो एंथैल्पी रहता है उसको बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। पहला है अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था। तो अभिकारक व उत्पाद की जो भौतिक अवस्था है वह एंथैल्पी को प्रभावित करेगी, और उसकी भौतिक अवस्था में गुप्त ऊष्मा भी सम्मिलित रहती है, माने कि जो जल रहेगा और जल वाष्प रहेगा, दोनों की एंथैल्पी का मान अलग अलग होता है, क्योंकि जल वाष्प में उसकी गुप्त ऊष्मा पाई जाती है, जिसके लिए उसके लिए एंथैल्पी का मान ज़्यादा होगा, और जल में गुप्त ऊष्मा नहीं पाई जाएगी, जिसके कारण उसकी एंथैल्पी का मान कम होता है। उसके बाद दूसरा है अभिकारकों की मात्रा। तो जो अभिकारक रहेंगे उसकी मात्रा पर भी अभिक्रिया की एंथैल्पी निर्भर करती है। जैसे अभिकारक कितनी मात्रा में है, इस आधार पर अभिक्रिया की एंथैल्पी का मान निकलता है। जैसे 1 मोल हाइड्रोजन को आधा मोल ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो 286 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, परंतु 2 मोल में यह मात्रा दुगुनी हो जाती है।
यहाँ पे देखते हैं समीकरण। जो हाइड्रोजन रहता है H2 गैस को आधा हाफ O2 गैस से रिएक्शन कराएंगे, माने कि तो यहाँ पे क्या बनेगा, H2O बनता है और ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसके लिए जो अभिक्रिया की एंथैल्पी रहता है डेल H बराबर 286 किलो जूल मिलता है। जब एक हाइड्रोजन का गैसीय रूप में हाइड्रोजन का एक अणु ऑक्सीजन के आधा अणु से रिएक्शन करके H2O बनाएगा और ये लिक्विड रूप में रहता है, तो यहाँ पे एंथैल्पी परिवर्तन का मान -286 किलो जूल आता है। इसमें जब हम लोग क्या करेंगे, इसको दोगुना कर देंगे, माने कि 2H2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, इसको 2 करेंगे तो 2 और 2 कट के 1 ऑक्सीजन हो जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2H2O लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। माने कि इसको दोगुना किए इसको दोगुना किए तो प्रोडक्ट अभी दोगुना हो जाएगा यहाँ पे। तो जो डेल H का मान है यहाँ पे डेल H बराबर ये भी दोगुना हो जाता है, इंटू 2 करेंगे तो 2 छिक्का 12 का 2, 2 8 16, 1 17 का 7 और 2 दूनी 4 और 1 5, ये इसका दोगुना हो जाता है, -572 किलो जूल मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब अभिकारक का मान दोगुना कर रहे हैं तो एंथैल्पी का मान भी दोगुना हो रहा है। तो अभिक्रिया की एंथैल्पी अभिकारक की मात्रा पर भी निर्भर करता है, ये यहाँ से सिद्ध हुआ। तीसरा देखेंगे अभिकारकों का अपरूपीय रूपांतरण। जो पदार्थ रहते हैं अलग अलग प्रकार के अपर रूप के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कार्बन का अपर रूप होता है हीरा, ग्रेफाइट, तो इन सब में एंथैल्पी परिवर्तन का मान अलग अलग होगा। जब कार्बन में ग्रेफाइट के रूप में रहेगा कार्बन और ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो उसके लिए एंथैल्पी का मान अलग आएगा, और जब हीरा के रूप में रहेगा कार्बन और ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो उसके लिए भी एंथैल्पी के मान कुछ अंतर उसमें पाया जाता है। अगला है ताप पे। तो रासायनिक परिवर्तन किस ताप पे किया जा रहा है, इस पर अभिक्रिया का एंथैल्पी का मान निर्भर करेगा। माने कि रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो ताप लगता है उस ताप पर भी अभिक्रिया की एंथैल्पी निर्भर करती है। यहाँ पे अलग अलग ताप पर अगर रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो एंथैल्पी का मान भी अलग अलग मिलता है। जैसे H2 + Cl2 बनाएगा, H2 + Cl2, ये भी गैस रूप में रहेगा और ये भी गैस रूप में, तो ये दोनों मिलकर के बनाते हैं 2HCl, तो ये भी गैस ही बनता है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिलकर के HCl गैस का निर्माण करते हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए जो डेल H का मान है उसको दो अलग अलग टेम्परेचर पे देखेंगे। तो पहला देखते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा देखेंगे 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इस पे रहेगा 184.6 किलो जूल, 184.6 किलो जूल इसकी एंथैल्पी का मान या डेल H का मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिलेगा। लेकिन 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका मान 184.4 किलो जूल मिलता है। माने कि पॉइंट के बाद इसमें 6 है और इसमें पॉइंट के बाद 4 है, तो कुछ पॉइंट का अंतर इसमें आ जाता है। यह है उसमें ताप का प्रभाव। अब देखेंगे दाब व नियत आयतन। तो जो अभिक्रिया की एंथैल्पी है
इस बात पर भी निर्भर करती है कि अभिक्रिया का दाब कितना है, कि अभिक्रिया स्थिर दाब पर कराई जा रही है कि नहीं, या स्थिर आयतन पर हो रही है कि नहीं। अगर स्थिर आयतन पर कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें ऊष्मा के परिवर्तन का जो मान होता है उसको आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन से प्रकट करते हैं। माने कि कोई अभिक्रिया जब स्थिर आयतन पर होगी तो उसमें जो भी ऊष्मा का परिवर्तन होगा उसको आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के आधार पे लिखेंगे। स्थिर आयतन पे कोई अभिक्रिया होगी तो उसमें ऊष्मा परिवर्तन को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और डेल एच बराबर हो जाता है डेल एच बराबर डेल यू प्लस पी डेल भी। माने कि जब स्थिर आयतन पे कोई अभिक्रिया होगी तो उसमें आंतरिक ऊर्जा को इससे प्रदर्शित करेंगे और उसमें डेल एच का मान हो जाएगा डेल यू प्लस पी डेल भी के बराबर। ये हो गया। अब देखेंगे अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी। अभी तक हम लोग एंथैल्पी परिवर्तन देख रहे थे, उसको डेल एच से प्रदर्शित करते थे। डेल एच होता था एंथैल्पी परिवर्तन, लेकिन जब एक वायुमंडलीय दाब और 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन ताप, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 atm दाब और 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन ताप लेंगे तो इसको आदर्श या मानक स्थिति बोला जाता है। एक वायुमंडलीय दाब रहेगा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर केल्विन में लेंगे तो 298 केल्विन ताप रहेगा। इसको मानक स्थिति मान लिया जाता है और इस स्थिति में जब अभिक्रिया की एंथैल्पी का हम लोग गणना करेंगे तो उस अभिक्रिया की एंथैल्पी को मानक एंथैल्पी कहा जाएगा। और उसको लिखने के लिए डेल एच नहीं लिखते हैं, डेल एच 0 और यहाँ पे आर, तो उसको डेल आर एच 0। तो ये तो रिएक्शन की एंथैल्पी हो गया और मानक अवस्था को दर्शाने के लिए इस प्रकार से उसमें 0 या फिर इनर्ट लगाया जाता है। तो ये हो गया मानक एंथैल्पी परिवर्तन। और मानक एंथैल्पी ये रिएक्शन की मानक एंथैल्पी परिवर्तन होगा और खाली एंथैल्पी जो परिवर्तन होगा उसको मानक अवस्था में ऐसे दर्शाएंगे, लेकिन रिएक्शन के लिए मानक एंथैल्पी परिवर्तन को डेल आर से दर्शाएंगे। अब देखते हैं विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया की एंथैल्पी। तो अभिक्रिया कई प्रकार के होते हैं, उन सब अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पे जो एंथैल्पी परिवर्तन है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो अभिक्रिया की जो एंथैल्पी का मान है उसको अगली क्लास में डिटेल से देखेंगे।